नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज 3 प्रश्न। पहला, नीतीश कुमार ने क्यों कहा इतिहास बदला नहीं जा सकता। दूसरा, कौन बनेगा राष्ट्रपति। तीसरा, हेट स्पीच केस में अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही। इन तीनों विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप ले लेने से आपको हर एक महीने एक छोटी रकम हमें देते हैं आप, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमें कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे हमारा चैनल चलने में आसानी रहे। तो सबसे पहली बात, नीतीश कुमार ने क्यों कहा इतिहास बदला नहीं जा सकता। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि अभी अमित शाह जी ने इतिहासकार बन के एक कोई बात अपनी बनारस में कही थी। बनारस मतलब वाराणसी में। उसी के रेफरेंस में ये रिमार्क आया है। अमित शाह साहब ने कहा था कि इतिहास को फिर से लिखना चाहिए, बदलना चाहिए, ठीक नहीं है अंग्रेज़ों के हिसाब से, इत्यादि इत्यादि। वो रेफरेंस ज़रा समझ लिए, फिर ये समझने में आसानी होगी। बीएचयू में, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 दिन का एक इंटरनेशनल सेमिनार रखा गया। सेमिनार का विषय था गुप्त वंशक वीर स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का। उसका इनॉग्रेशन करने के लिए महान इतिहासकार अमित शाह साहब को बुलाया गया। अब मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीएचयू के हिस्ट्री के विषय पे एक इंटरनेशनल सेमिनार है जिसका इनॉग्रेशन अमित शाह साहब कर रहे हैं। और वो सिर्फ इनॉग्रेशन ही नहीं किया, उन्होंने उसमें अपनी स्पीच दी जिसमें मुख्य रूप से 3 बातें। पहली बात, उन्होंने कहा कि मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू स्टैब्लिश किया और हिंदुओं की बात की, लेकिन वो ये भूल गए कि वो ही मदन मोहन मालवीय जिसका जो रेफरेंस वो बार बार विश्व हिंदू परिषद का वहाँ बोले नहीं, लेकिन जो इशारा किए थे, वो 3 बार अलग अलग समय पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। उसी कांग्रेस के जिसको शायद अमित शाह साहब ने कई बार कहा है ना कि मैं इसको समूल नाश कर दूंगा, उसके 3 बार मदन मोहन मालवीय साहब अध्यक्ष रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि कभी आप मदन मोहन मालवीय को अच्छा बताते हैं, कभी आप सुभाष चंद्र बोस को बहुत अच्छा, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आपके अपने आइडियोलॉग्स कहाँ हैं जिनको आप कहें कि ये बहुत अच्छे, गोलवारकर साहब है, उनको बताया ना, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन भी बताना पड़ेगा, वो नहीं बताया जाता है। दूसरा, इसी स्पीच में उन्होंने कहा कि सावरकर साहब को, वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चक्कर क्या है कि वीर सावरकर साहब को भारत रत्न बिल्कुल मिले, लेकिन अब वो जब भी वो ये बात उठती है तो उनकी मर्सी पिटीशन कहीं बीच में खड़ी हो जाती है, क्योंकि मर्सी पिटीशन में ये कहा जाता है, अब जो इनकी तरफ से, मतलब जो भाजपा के लोग या आरएसएस विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं वो एक स्ट्रैटेजी थी, माफ़ी मांगना एक स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, मान लेते हैं माफ़ी मांगना एक बड़ी स्ट्रैटेजी थी जिससे आप बड़ा काम कर सकते थे। तो क्या भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की स्ट्रैटेजी गलत थी? क्या भगत सिंह, जिन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये किया, मरते दम तक माफ़ी नहीं मांगी, तो क्या वो गलत थी? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि वो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी। क्योंकि इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो आज की तारीख में कहा जाता है ना कि लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियंस हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें हैं, बहुत ही अजीब से शब्द कि भाई इन्होंने अपने हिसाब से ये बात लिखी। उसका मूल कारण समझ लीजिए, वीर सावरकर की माफ़ी मांगने की बात ढकी तुपी थी, किसी को नहीं पता था। वो देश की आज़ादी के हीरो माने जाते थे। देश आज़ाद हो गया तो आरसी मजूमदार साहब ने एक हिस्ट्री की किताब लिखी 52-53 में, और वहाँ पे उन्होंने उन लेटर्स को ला के आर्काइव करके और उसको दिया जहाँ पे इन्होंने मर्सी पिटीशंस की थी, और वहाँ से पता चलना शुरू हुआ कि ये साहब तो माफ़ी मांगे थे। और इसीलिए जो लेफ्ट ओरिएंटेड या कहना है इस तरह के जो हिस्टोरियंस हैं, उनसे बहुत दिक्कत है संघ विचार वाले लोगों को। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब उन्होंने तीसरी बात यहाँ पे अमित शाह साहब ने कही, 1857 का जो गदर था वो तो म्यूटिनी के रूप में हो जाता अगर सावरकर साहब नहीं होते, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या गदर के रूप में हम लोग नहीं सुन पाते। लेकिन ये बात आप बार बार कह रहे हैं कि वो गदर और वो, मैं एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझना चाहूँगा। जब भी देखिए, जब भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं, जब भी कहीं पे हुआ है, वहाँ पे उस समय की जो भी रिजीम है वो इस तरह के लोगों को अपराधी कहती है। बाद की जो रिजीम, मतलब जो उनके पक्ष में होते हैं, उनको क्रांतिकारी कहते हैं। सावरकर को देश का सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं आप कह रहे हैं उनको देना चाहिए। लेकिन भाई, आप सब लोग जो इस समय बैठे हुए हो, 8 साल के से आपकी सरकार है,
आप लोगों ने तो पूरा ठेका ले रखा है राष्ट्र प्रेम राष्ट्रवाद का। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज भी दस्तावेज में अपराधी दर्ज हैं, क्रांतिकारी नहीं। उसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? बहुत पुरानी मांग है, क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं उस दर्जे को? उनको क्यों नहीं दर्जा क्रांतिकारी का दे रहे हैं? नाम से दे रहे हैं, आप दस्तावेज को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ी दो मुही बात हो जाती है कि एक तरफ आप सावरकर को भारत रत्न दो और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को आपके दस्तावेज में वो अभी भी अपराधी दर्ज हैं। इस रेफरेंस के साथ नीतीश जी ने एक रिमार्क दिया जिसका रेफरेंस में यही सब बातें थी, और उन्होंने कहा कि लिखित इतिहास होता है और कोई लिखित इतिहास को कैसे बदल सकता है। मैं ये भी बता दूं कि भाई पढ़ाई के मामले में जो इतिहासविद अमित शाह साहब हैं, उनका जो भी पढ़ाई लिखाई का वो है, मेरा जितना अंदाज़ है, मेरी जितनी जानकारी है, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार साहब इंजीनियर हैं और शायद ज़्यादा क्वालिफाइड हैं इस तरह की पढ़ाई लिखाई की बातों पे बोलने के लिए। लेकिन अब चूँकि वो सेंट्रल मंत्री हैं, वो इतिहासकार क्या, वो बड़े इंजीनियर भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी बात करें, कौन बनेगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति का चुनाव जिसको कहते हैं राउंड द कॉर्नर है। अगर एक नाम से ज़्यादा नाम आते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 21 जुलाई को चुनाव होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट राष्ट्रपति साहब हैं इनका टर्म 24 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। ऐसा जो इसका गणित है और जो वोट का है, उसके हिसाब से बीजेपी एनडीए को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी उसका कैंडिडेट राष्ट्रपति का होगा वो जीत जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है, ऑपोजिशन जो है, वो एक साझा उम्मीदवार देना चाहता है। वो एक जनरल मैसेज ये देना चाहता है कि हम सब एक हैं, और इसका एक कारण है। देखिए, जानते हुए भी कि उनका कैंडिडेट जीतना करीब करीब असंभव है, वो बीजेपी के सामने अपने को एक संयुक्त उम्मीदवार देके देश के सामने एक विकल्प के रूप में अपने को पेश करना चाहता है। पता है हारेंगे, और उनके लिए जो सबसे ज़्यादा करिश्माई व्यक्तित्व हैं उसमें उन्होंने 2-3 नाम लिए हैं। पहला नाम, सबसे पहले नाम चला शरद पवार साहब का। शरद पवार साहब का नाम चला, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने चलाया। फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह साहब जाके उनसे मिले, लेकिन शरद पवार साहब ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि मैं राष्ट्रपति की रेस में नहीं हूँ। फिर दूसरा एक नाम चला, श्रवण कुमार हैं, सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, उन्होंने नीतीश कुमार साहब का नाम चलाया कि भाई नीतीश कुमार साहब अब इसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। लेकिन नीतीश कुमार साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो इस तरह की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ये पिछले 1-2 साल से मेरा नाम मालूम नहीं क्यों चलता है, इत्यादि इत्यादि। नीतीश कुमार भी ये जानते थे कि उनको विपक्ष का वो कैसे बनेंगे, वो आज जब बीजेपी के साथ हैं विपक्ष के उम्मीदवार कैसे होंगे, ये तो ऐसी बात की बात। इधर ममता बनर्जी जी ने भी राष्ट्रपति चुनावों को लेके 22 दलों की एक बैठक बुलाई है दिल्ली में 15 तारीख को, और उसमें उन्होंने सोनिया गांधी, कांग्रेस के सोनिया गांधी को भी इनवाइट किया है। 8 नॉन कांग्रेस जो चीफ मिनिस्टर हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के, नवीन पटनायक बीजेडी के, विजयन सीपीएम के चंद्रशेखर राव टीआरएस के, हेमंत सोरेन जेएमएम के, एमके स्टालिन डीएमके के, उद्धव ठाकरे शिवसेना के, इन चीफ मिनिस्टर के अलावा अखिलेश यादव को जैसे सपा के उत्तर प्रदेश से, डी राजा कम्युनिस्ट पार्टी, शरद पवार, लालू यादव, जयंत चौधरी, देवे गौड़ा, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, और सबसे वो बात है कि सुखबीर सिंह बादल जो शिरोमणि अकाली दल के हैं, उनको भी बुलाया गया है इस तरह। ये सब लोग मिलके ये सोच रहे हैं कि भाई एक हमारे पास कैंडिडेट हो। अब वो कितनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी वो देखने वाली बात है। और इन सब विपक्ष की तैयारी में एक बड़ा झटका जो मेरे हिसाब से है, वो महाराष्ट्र में जो एक जो कंटेस्ट कर रहे थे सीट, उस सीट में शिवसेना का हारना और बीजेपी के कैंडिडेट का जीतना, या जो इनका गठबंधन का कैंडिडेट था वो हार गया और शिवसेना का और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। एक दूसरा हरियाणा में जहाँ पे बहुत क्लोज कंटेस्ट था और जहाँ पे मतलब वो बराबर वोट ज़्यादा पाके भी अजय माकन नहीं जीत पाए, जो प्योरली एंड प्योरली इलेक्शन मैनेजमेंट से जिसका ताल्लुक था, वो एक ऑपोजिशन के कॉमन कैंडिडेट पे एक झटका था। अब जरा बात कर लें बीजेपी के पास ऑप्शंस क्या हैं। बहुत नाम चल रहा है आरिफ मोहम्मद खान का। आरिफ मोहम्मद खान का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि हाल के दिनों में खाड़ी देशों ने और कुछ इस्लामिक नेशंस ने इस पे बहुत प्रोटेस्ट किया है, जो हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है इत्यादि इत्यादि, नूपुर शर्मा की बात लेके। तो
ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं कि अगर आरिफ मोहम्मद खान को बीजेपी बना देती है प्रेसिडेंट तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई एमपी, भाई लोकसभा में उन्होंने किसी अल्पसंख्यक को एमपी नहीं बनाया है, राज्यसभा में नहीं बनाया, तो यहाँ बात हो जाएगी। मेरे लिए शायद ये बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट है ना हिंदू, जिसमें वो कहती है, जिसमें बार बार वो कम्युनिकेट करती है कि मुसलमानों के क्या है और मुसलमानों का अत्याचार इत्यादि इत्यादि, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। मेरे हिसाब से वो नहीं होगा। दूसरा नाम वेंकैया नायडू का है। अब वेंकैया नायडू हो सकता है हो जाए, जैसे कोविंद जी थे, उसका पॉलिटिकल कोई गेन तो है नहीं, बट कोई नहीं मिलेगा तो कई बार वो चॉइस हो जाती है कि सिंस देयर इज नो चॉइस तो इन्हीं को बना दिया जाए। तीसरा ये है कि अगर आरएसएस की तरफ से आता है तो वो कोई सरप्राइज नाम होगा। जैसे आरएसएस जब भी कोई नाम देती है, उस नाम को वो अपने उसके कसौटी है उस पर कसती है और उसमें करती है, वो एक नाम नहीं मालूम। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बीजेपी का आज भी जो सबसे मतलब जब वन हु डिजर्व्स और जिसको अगर बीजेपी करेगी तो बीजेपी का काडर तो पूरी तरह से, और कुछ हद तक विपक्ष के लोगों को भी लगेगा कि नहीं इनको मिला, उनका नाम है लालकृष्ण आडवाणी। मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूं कि अगर बीजेपी की मेजॉरिटी है तो लालकृष्ण आडवाणी को जिस तरह का ट्रीटमेंट मोदी जी ने दिया, उनके मेंटोर थे, फिर उनको आपने देखा है कि कैसे बेचारे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, और उनको जो भी हुआ वो एक बड़ी बात हो जाएगी। अगर लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है बीजेपी, तो मुझे लगता है जो जिसको कहते हैं ना पुराने पाप भी धुल जाएंगे, लोगों का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। अब जरा हम तीसरी बात कर लें, हेट स्पीच केस में अनुराग ठाकुर के ऊपर FIR क्यों नहीं हो रही है। देखिए ऐसा है कि कल जस्टिस चंद्रधारी सिंह दिल्ली हाई कोर्ट ने बृंदा करात और KM तिवारी की रिट पिटीशन, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर जिसमें FIR अनुराग ठाकुर और परेश वर्मा के ऊपर होनी थी, उसको खारिज किया था, उसके अगेंस्ट सुन रहे थे। उस पर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया, मैं उस पर आऊँ उससे पहले आपको जस्ट याद दिला दूं कि क्या मामला हुआ था। 27 जनवरी 2020 को अनुराग ठाकुर साहब ने वो महान बात कही थी जिसको सालों तक याद रखा जाएगा, देश के गद्दारों को और गोली मारो, याद है ना, मतलब इट कैन पॉपुलैरिटी में, वो नहीं कह रहा, पॉपुलैरिटी में वो जो जवाहरलाल नेहरू की मिडनाइट स्पीच है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, कुछ उस लेवल की है, उतनी ही पॉपुलर है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, वो जो अनुराग ठाकुर साहब हैं, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा था। और 27-28 जनवरी को ही साहब सिंह वर्मा साहब जो पुराने मुख्यमंत्री थे बीजेपी के दिल्ली में, उनके साहबजादे परेश वर्मा साहब जो MP हैं, उन्होंने CAA NRC प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें कही थी जिसके अगेंस्ट बृंदा करात और KP तिवारी के अनुसार केस बनता था। वह आपको याद, मैं फिर से याद दिला दूं, जब वही केस की बात हो रही है जब कोर्ट ने कहा था कि इफ यू आर सेइंग समथिंग विथ अ स्माइल देन इट कैन नॉट बी अ क्रिमिनलिटी। वो याद है ना कि अगर हंसते हुए आप किसी, मतलब वो एक हंसते हुए गाली दीजिए तो वो गाली नहीं होती है, कुछ इस तरह की। और फिर इस केस में मेन जो मुद्दा था वो ये था कि जो एप्लीकेशन फाइल की थी बृंदा करात और KP तिवारी साहब ने इन अनुराग ठाकुर और परेश वर्मा के ऊपर FIR करने के लिए, उसमें जो धाराओं का उल्लेख था 153A, 153B, 295A, 298, 504, 505, 506 ऑफ IPC, इसके लिए प्रायर सैंक्शन अंडर CRPC 196 सेक्शन ऑफ CRPC के द्वारा प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहिए होता है। अब आप ये बताएं, जब डिस्ट्रिक्ट कौन से, जब आप ही की सरकार, आप ही होम मिनिस्टर, आप ही मेन सब मंत्री आप ही, तो कहाँ इसको कोई मिलेगा इस तरह की परमिशन, तो प्रायर सैंक्शन तो मिलेगी नहीं। इसी के अगेंस्ट वहाँ गए थे। हालांकि ये चीज़ नोटवर्दी है कि इन दोनों केसेस का कॉग्निजेंस इलेक्शन कमीशन ने लिया है। इन सबको सुनते हुए जब जस्टिस चंद्रधारी जी ने अपना जो वो ऑर्डर जब कल कर रहे थे, इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दैट ऑल्दो द रिट पिटीशन वाज मेंटेनेबल, ये उन्होंने कहा, बट कुड नॉट बी एंटरटेन ड्यू टू सेटल पोजीशन ऑफ लॉ। वो जो 196 CRPC के तहत आपका सैंक्शन चाहिए। और फिर उन्होंने हेट स्पीच के बारे में जो कहा है, वो आज टेलीग्राफ ने उसको कवर किया है, मैं आपको फिर से बस पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हेट स्पीचेस बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
political and religious leaders based on religion and caste bulldoze the constitutional ethos and violate constitutional provision and therefore warrant stringent preempt action on the part of the सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट सेड ऑन मंडे। उनका साफ साफ कहना था कि इस तरह की हेट स्पीच है और इसी से ये सारा कुछ पनपता है। अब लेकिन एफआईआर नहीं होगी अनुराग ठाकुर और परेश वर्मा जी के साथ। आपको भी पता है कि क्यों नहीं हो रही है। ये सब हम लोग जितनी देर इस पर बात कर लें वो सेक्शन 196 ऑफ सीआरपीसी। लेकिन एक मंत्री जी जिनको स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मंत्री बनाने के उनका सम्मान बढ़ाया गया, उनको एक तरह से तोहफा दिया गया, इस मतलब ऐतिहासिक देश के गद्दारों को कहने के बाद, तो उनको क्यों उनके ऊपर एफआईआर होगी, ये सोचने वाली बात है। थैंक यू सो मच।